हेलो स्टूडेंट, हाउ यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं मनोज कुमार, आपका टीचर एट द सेम टाइम मेंटोर। ओके, आज हम बात करने वाले हैं कि लॉस क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होती है या फिर हाइपोथेसिस क्या होते हैं। हम लोगों ने जो हमारी पिछली क्लासेस थी उनमें पढ़ा था कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के स्कोप क्या है, ओके, और फिजिक्स के कितने ब्रांचेस है। ओके, सो उन सब की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो जस्ट गो एंड वॉच इट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉस क्या होते हैं, और यदि आप फिजिक्स स्ट्रीम चूज करते हैं इन फ्यूचर भी, 12th के बाद भी, तो आपको उसके रिलेटेड क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली एक हायरार्की की। आपको पता है हायरार्की क्या होता है? ओके, हायरार्की होता है यानी कि एक ट्री, ओके, एक सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो फॉलो करना होता है जब भी कोई लॉ फॉर्म होता है। जैसे कोई ग्रेविटेशनल लॉ बना है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज बने हैं, कूलम्स लॉ है, ये सभी लॉज फॉर्म होने के लिए एक हायरार्की, एक साइकिल फॉलो करना होता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका जो है एक लॉ फॉर्म होता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट क्या करेगा, आप ही बताओ। यदि एक साइंटिस्ट होगा और उसे एक लॉ बनाना है, सपोज करो, ठीक है ना, सो क्या होगा, वो किसी पेड़ के नीचे बैठा होगा या फिर किसी ग्राउंड में बैठा होगा। ओके, और ग्राउंड में बैठने के बाद उसने क्या किया होगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को, ठीक है, ऑब्जर्व किया होगा। जिस चीज़ के बारे में सपोज करो उसको पता नहीं है कि उसको किस चीज़ के बारे में लॉ बनाना है। लॉ ऐसे थोड़ा ना होता है कि भैया मुझे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लॉ बनाना, नहीं, वो तो सडनली आता है, ठीक है। सो अब उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में भी कहा था, अ गुड साइंटिस्ट इज ऑलवेज अ गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। सो सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में पता करना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है आपकी हाइपोथेसिस। क्या होती है? हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या बच्चा? हाइपोथेसिस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जहां पर आप लोग क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो हमारे पिछले कई लॉज हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारी थ्योरीज होंगी, ठीक है ना, उनके बेसिस पर आप एक नई थ्योरी देने की कोशिश करते हो जो कि अभी प्रूव नहीं है, जो कि अभी प्रूव नहीं है, सिर्फ आपका कहना है ऐसा कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। इट इज नॉट फिक्स, सिर्फ एक रिटर्न में है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। उसके बाद अब आपने कह तो दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन उसके बाद, ठीक है, आप क्या करते हो, आप करते हो एक्सपेरिमेंट। क्या करते हो? एक्सपेरिमेंट। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है ना, अलग अलग टाइम के साथ करते हो, अलग अलग ड्यूरेशन में करते हो, एट द सेम टाइम आप जो है अलग अलग फिजिकल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करते हो। और यदि उसके बाद भी आपके हाइपोथेसिस जो है प्रूव हो जाती है, क्या हो जाती है आपका, यदि हर एक्सपेरिमेंट करने बाद आपके हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है, सो इट कन्वर्ट्स इनटू, किस में कन्वर्ट होगी बेटा? वो एक होगी थ्योरी में। किस में कन्वर्ट होगी? थ्योरी के अंदर। अब थ्योरी और लॉ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ओके, आपकी थ्योरी बनेगी यदि आपकी थ्योरी बाकी साइंटिस्ट के साथ भी सही बैठती है, यानी कि बाकी साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके, और वो फिक्स बैठती है, तो उसके बाद वो बन जाता है लॉ। क्या बन जाता है? लॉ। समझ में आया? यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप हाइपोथेसिस देंगे, हाइपोथेसिस के बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद आपकी खुद की थ्योरी देंगे। यदि आपकी थ्योरी जो है वो सभी के साथ सही होती है तो वो क्या बन जाता है? लॉ। अब आपसे एग्जाम में, वैसे ये चैप्टर इतना ज़्यादा टेंच नहीं है, ओके, बट कभी कभी लॉ एंड थ्योरी में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो क्या होता है डिफरेंस लॉ एंड थ्योरी में? चलो देख लेते हैं। ओके, जो लॉ होता है और इस साइड क्या ले लेते हैं हम लोग? थ्योरी, ठीक है। सो लॉज क्या होते हैं? लॉज आर द स्टेटमेंट, लॉज आर द साइंटिफिक स्टेटमेंट कह सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या हो गया? नेचुरल लॉज या फिर लॉज। लॉज वो साइंटिफिक स्टेटमेंट है जो कि किसी भी नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए
इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, एंड दीज कैन नॉट बी चेंज, दीज कैन नॉट बी चेंज विद टाइम। ओके, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, किसी भी सिचुएशन में लगा लो आप, हर जगह ठीक बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है या नहीं है? देखो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हर जगह फिट बैठता है, कहीं पर भी ये चेंज नहीं होगा, चाहे आप मून पे चले जाओ, चाहे आप मार्स पे चले जाओ या अर्थ पे रहो, ठीक है। सो ये कहीं पर चेंज नहीं होने वाली। बट थ्योरी होती है बेटा, ठीक है ना, हमारे हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने स्टेटमेंट दिया है, यानी कि theories are the scientific statement which are used to explain the hypothesis, जो कि फिक्स नहीं, कभी भी चेंज हो सकते हैं। सो बेसिकली थ्योरीज क्या है, ये नॉट फिक्स, चेंज विद डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे सपोज करो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, हाइपोथेसिस किया, एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट में सेम आया, तो मैंने थ्योरी दे दी, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद जो है थ्योरी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, कुछ भी हो, लेकिन लॉज जो है वो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो कभी चेंज नहीं होंगे, उनका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। सो ये है हमारा मेन बेसिस हमारे किसी भी लॉज को फॉर्म करने का। अब इसके बाद आता है कि हम फिजिक्स में कितने डीप तक जा सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। कि हमने पढ़ तो लिया ये सब कुछ, ठीक है, लेकिन इसका हॉरिजॉन क्या है, इसका एंड कब है, ठीक है। सो इसका एंड मेरे अकॉर्डिंग तो कोई है नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत लंबी चलती हैं। किस तरह से? ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको एक डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ओके, सो आप एक डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट कर सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन? ओके, जो छोटे से छोटे डिस्टेंस हम लोग नाप सकते हैं वो है 10⁻⁻14 मीटर। कितनी? 10⁻⁻, सपोज करो ये हमारा 1 मीटर है। ओके, इसके 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर 14 जीरोस तक डिवाइड कर सकते हो आप। इतने से डिवाइड करो तो इतना छोटा हिस्सा, यानी कि जो मार्कर का एक पेन का साइज है यहाँ पर निप का, इससे भी कहीं ज़्यादा छोटा एक डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। वहीं जो बड़ी से बड़ी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो वो कितनी है, वो है बेटा 10⁻28 मीटर। किसकी साइज है ये? 10⁻28 किसकी साइज है? ये है हमारे साइज ऑफ यूनिवर्स की। किसकी साइज है? साइज ऑफ यूनिवर्स की। एंड 10⁻⁻14 किसकी साइज है? दिस इज साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम इतनी छोटी लेंथ को भी नाप सकते हैं एट प्रेजेंट। ओके, यदि हम फिजिक्स में आगे मास की बात करें, ओके, सो हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं 10⁻30 kg तक। ओके, कितने तक? 10⁻30 kg। किसका मास है ये? बेसिकली ये वापस आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास है, यानी कि बहुत ही छोटा मास है, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके जो नॉर्मल स्केल्स होते हैं, वेइंग स्केल्स, वो इसमें यूज नहीं हो पाएंगे। वहीं हम जो हाईएस्ट मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, या फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है 10⁻55 kg। कितना? 10⁻55 kg। किसका मास है ये? ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द मास ऑफ यूनिवर्स। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब आती है टाइम की बात, ठीक है, कि हम टाइम को कहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम जाते हैं 10⁻24 सेकेंड्स तक। कितने सेकेंड्स तक? यानी कि 1 सेकेंड को आप इतने छोटे हिस्से में डिवाइड कर दो, वहां तक हम टाइम को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं आप जो लार्जेस्ट स्केल है वो है 10⁻17 सेकेंड।
ये किसका टाइम है? दिस इज द टाइम ऑफ लाइफ ऑफ यूनिवर्स। इतनी जिंदगी हुई है भैया अभी तक यूनिवर्स की कितनी? 10⁻17 सेकेंड। सो कैन यू इमेजिन हम कितना वाइड रेंज में सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर वैल्यूज निकाल सकते हैं। होपफुली आपको पता चल गया होगा। ओके, अब आता है स्कोप, ठीक है, कि हम कहाँ तक हम किन किन फील्ड्स में, ठीक है, साइंस में या फिर आपके फिजिक्स में जा सकते हैं। ओके, सो यदि सपोज करो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नॉलेज है, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। सो इसके साथ आप, ठीक है, इंडक्शन के साथ जा सकते हो। ओके, क्या होता है इंडक्शन? इंडक्शन आपको क्लास 12th में पता चलेगा। बेसिकली यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आप सभी के घर पे इंडक्शन जरूर होगा, ठीक है। जैसे ही आप उसके ऊपर एक प्लेट रखते हो, ठीक है, या फिर कोई भी यूटेंसिल्स रखते हो तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट हीटिंग। सो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर सिंपल सा इंडक्शन काम करता है, ठीक है ना, यानी कि विदाउट टच आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। यदि आप एरोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ाई करते हो, एरो मीन्स क्या होता है? एयर, ओके, एंड डायनेमिक्स मीन्स मोशन। ओके, सो एरोडायनेमिक्स की यदि आप स्टडी करते हो, यू कैन गो टू ओके एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके, और यू कैन से यू कैन वर्क विद द सैटेलाइट कंपनी एंड ऑल दैट। ओके, यदि आप जो है फिजिक्स की दूसरी ब्रांचेस में जाते हो, फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स है, सो ये सारी चीज़ें आपको साइंटिफिक स्टडीज में हेल्प करती हैं। इज दैट क्लियर? होपफुली ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा और आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट वो स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, क्योंकि आप यहाँ तक आ चुके हो तो डेफिनेटली आपको मेरे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।